हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेल आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें आपका ये आपका KVS NVS के PGT फिजिक्स सिलेबस में है और UKPSC लेक्चर के भी फिजिक्स सिलेबस में है। और मैंने टू दी सिलेबस अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस एक एक पॉइंट आपका इंक्लूड किया है। तो मैं पहले थ्योरी कराऊंगी, पहले सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलाज ये डिस्कस करने वाली हूँ। देन एट द एंड आपका PYQ करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये आपका अप्रॉक्स 1 घंटे में हो जाए। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो 1 घंटा 20 मिनट इसके अप्रॉक्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, सो और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ आप लोग वॉइस के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि वो क्या होता है आपका। थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज़ वन ऑफ द सिस्टम विच में इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग इन एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट वे। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक सिस्टम क्या होता है आपका, और पर्टिकुलरली अगर एक हम थर्मोडाइनमिक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक यूनिवर्स में दो चीज़ें होंगी, एक आपका सिस्टम होगा, एक आपका सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम आपका हम पूरी थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते क्या है, आपका इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, किस किस का, सिस्टम का और सराउंडिंग का किस किस तरीके से होता है और उसमें कितने प्रोसेस इंक्लूड होते हैं आपके, उसके बेसिस पे कितने मैकेनिज्म हम देखते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सो एक सिस्टम क्या होता है आपका, अपने सराउंडिंग से दो तरीके से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कैसे दो तरीके से, या तो बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट और बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप और हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका हीट का ट्रांसफ़र। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है आपका कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो रहा है, या फिर कोई हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब आपका एक पर्टिकुलर कोई सिस्टम है। ठीक है, आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी उसमें पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो रही है, और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, और उसकी वजह से उस सिस्टम का जो एक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी निकालेंगे, वो आपका टोटल सम करके सम ऑफ द कंजर्वेटिव एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी। ठीक है, और ड्यू टू एनी पर्टिकुलर थिंग्स, तो अगर उस सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब नो चेंज इन दी एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कि वो सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ये तो इक्विलिब्रियम की एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लिया मैंने, मैं आपको बता दिया। सिस्टम, एक यूनिवर्स में दो चीज़ें होती है, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। सिस्टम आपका क्या करता है, सराउंडिंग से दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम थर्मोडाइनमिक्स में स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। वो हीट आपका तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में, या तो सराउंडिंग से सिस्टम में, या फिर कोई हीट ट्रांसफर नहीं। ठीक है, फिर हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा। इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर एक सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर आपका कांस्टेंट है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम आपका कई तरीके का हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक जो स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ेंगे हम, जस्ट सेकेंड। यस, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका, कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसकी आपका क्या हो, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम क्या, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसमें हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लाइक लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द कंडीशन अंडर विच टू सब्सटेंस, ठीक है, इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एक्सचेंज नो हीट एनर्जी। ठीक है, लाइन क्या थी इसमें, एक्सचेंज नो हीट एनर्जी। ठीक है, टू सब्सटेंस, देन ये जो दो सब्सटेंस होंगे आपके, उसे क्या बोलेंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, मान लो जैसे आपका एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस आपका बी है। ठीक है,
दोनों का ही टेम्परेचर अगर सेम हो, मान लो पहले का भी टेम्परेचर T है, दूसरे का भी टेम्परेचर T है, तो दोनों का जब सेम टेम्परेचर है तो हीट फ्लो होगा ही नहीं, यानी कि पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर क्या होगा, T ही होगा, यानी टेम्परेचर आपका चेंज हो ही नहीं रहा है। तो सिस्टम जब इस कंडीशन में होती है, इस कंडीशन को ही क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और वो दोनों सब्सटेंस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे कि आपने देखा होगा ठंडियों में एक बकेट में आप ठंडा पानी रखते हो, दूसरे में आप गर्म पानी रखते हो, तो गर्म वाले को ठंडे में मिक्स करते हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी वहाँ पे एक जगह से दूसरे, एक जो वाटर आपका हॉट था उधर से हीट ट्रांसफ़र हुआ किस में, कोल्ड वाले में। लेकिन दो बकेट लो, दोनों में या तो ठंडा पानी रखो या तो गर्म पानी रखो, मान लो दोनों बकेट में गर्म पानी है, दोनों को मिक्स कर दो, टेम्परेचर आपको सेम ही लगेगा, यानी वो गर्म था तो गर्म ही लगेगा आपको, मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हम अगर सराउंडिंग इफेक्ट को इग्नोर कर दें, रियल लाइफ एक्टिविटी में वैसे थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ दोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बट हम एक आइसोलेटेड कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर और कहीं जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या रहता है, समय के साथ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई दो बॉडी या ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो इन कांटेक्ट हैं लेकिन उनमें कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा, हीट फ्लो नहीं हो रहा क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो उन दोनों सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, ये आपके उसमें गिवन है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछने वाला है, सो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। आगे देखते हैं टेम्परेचर, ये इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम करने वाले हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे, ठीक है, जिसका यूज़ आगे बहुत सारा होने वाला है। सो टेम्परेचर पहले देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या होता है आपका, देखो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कंपेयर टू द अदर बॉडीज अराउंड इट, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है, ठीक है, यानी वो कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, ठीक है। या फिर अदर टर्म में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको भी ये डिफाइन करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन था, और क्योंकि KVS NVS में आपका मेंस का एग्ज़ाम जो होगा रिटर्न होगा ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। और द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, आपको पता है कि वैसे तो टेम्परेचर के कई सारे यूनिट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन केल्विन को क्या माना जाता है, इसका SI यूनिट माना जाता है, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसमें आप 273 ऐड करते हो तो केल्विन में आंसर आता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में अगर आपका गिवन है तो उसको आप ये फॉर्मूले से आप उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। आप बस मेरे को अभी कम से कम 5 से 6 मिनट बस बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको ज़िंदगी में कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो, ठीक है। ये मैंने ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें लिखी है, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं लिख देती हूँ। लाइक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो ये वही लिखा है, जैसे कि कोई भी एक पोरस प्लग अगर जूल थॉमसन इफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, आपका एंथैल्पी चेंज 0 होता है, ठीक है, और टोटल हीट चेंज भी आपका कितना होता है, 0 होता है। और क्योंकि हम डेल क्यू हीट चेंज को हम TDS लिख सकते हैं तो वहाँ से वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब इसमें मोस्टली क्या होता है, आपका जूल थॉमसन जो पोरस प्लग वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आपका वर्क डन भी 0 हो जाता है, इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाती है, हीट चेंज भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने वो अपने लिए नोट किया था, लेकिन मैंने सोचा मैं जब अगर ये एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं वैसे ही वो क्रॉप कर देती, बट देन आई थॉट कि ठीक है अगर आपके माइंड में रह जाता है तो इट विल बी गुड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो, सबसे पहली चीज़ मैं कुछ बेसिक पहले फार्मूले के, क्योंकि 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो जिन्हें थोड़ा एप्लीकेशन पर्पज से समझ आता है, एक दूसरे वो जिन्हें थ्योरी से ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। तो मैं पहले थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दूँगी बाई फार्मूला, ठीक है।
तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में छोड़ दें तो वो कितने तरीके का मोशन कर सकता है। ठीक है, तो देखो वो मेनली जो है आपका 3 तरीके का मोशन कर सकता है। कौन कौन सा? वो आपका ट्रांसलेशनल कर सकता है, रोटेशनल कर सकता है और वाइब्रेशनल कर सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ उसको निकालते कैसे, मान लो कोई रिजिड बॉडी लिया आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मान लो कार है, एक रिजिड बॉडी है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू 3n-k। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dn-k, जहाँ d क्या होता है, डायमेंशन को बताता है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा है, जैसे हम नॉर्मली हमारे स्पेस में हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने d की जगह यहाँ 3 लिखा था, 3n-k। n क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ, जैसे मान लो एक एटम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो हीलियम ले लिया। ठीक है, हीलियम डाई एटॉमिक है तो n कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने क्या लिया है आपका कि इसी तरीके से कुछ और ले लिया, जैसे मान लो कार्बन लिया, कार्बन क्या है आपका 1 होता है, तो n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और k क्या होता है आपका नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो उसमें होता है। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे कि मान लो आपका डायटोमिक कोई सब्सटेंस है, मान लो ये है। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा आपका एक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड हैं उसी को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो n कितना हो जाएगा 2 और k कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो क्या होता है, k क्या होता है आपका रेस्ट्रिक्शन और n क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम और d क्या होता है डायमेंशन। ठीक है, नॉन रिजिड के लिए अगर आप निकालते हो तो क्या होता है, नॉन डिजिट के केस में f जो होता है हमेशा 3n से लेस देन या फिर इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे भी मूव डाउन करते हो अगर लाइक सी ट्रांसलेशनल के केस में, जैसे कि मान लो हम स्पेस में हैं। ठीक है, तो हम 3 तरीके का मोशन कर सकते हैं स्पेस में है, मतलब क्या है, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एक जेड एक्सिस होगा, तो 3 तरीके का ही मोशन कर सकते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर कोई एक पार्टिकल है तो वो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, यही कर सकता है ना। तो यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन कितने पॉसिबल है, डायमेंशन के इक्वल, यानी कि एफ कितना होगा ट्रांसलेशनल में, डी के इक्वल होगा। ठीक है, रोटेशनल क्या होता है आपका, वो एक सेकेंड ना, पहले मैं से ये रेस कर लो। हाँ यस, अब रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल ना सबसे इजी तो मैं बताऊंगी आपको कि आप उसको देख के समझो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देती हूँ, सी जस्ट अ सेकेंड, या सी मान लो आपका एक ये है, यही है एक बॉडी है। ठीक है, इसको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, एक तो हम इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा हम इसे कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये मान लो क्या था इसका, ये एक्स एक्सिस था। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप इसे रोटेट करोगे तो आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी मेरी बात। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। या ये कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ये बना रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसको 3 एक्सिस के अलॉन्ग में इसे रोटेट कर सकते हो, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो दिखेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका रोटेशन दिखेगा, लेकिन जब इसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करोगे, यानी इसी एक्सिस के जब अलॉन्ग रोटेट करोगे तो ये रोटेशन आपको उतनी दिखेगी नहीं। ठीक है, यानी मैं इसे जनरल टर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में बोले तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका रोटेशन होता है वो नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए रोटेशन ऑफ एक्सिस कितने हो जाएंगे, इसके लिए 2 हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपका, एक तो ट्रांसलेशनल वाला हो गया डी के इक्वल और एक रोटेशनल वाला। ठीक है, अब वाइब्रेशनल आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, वाइब्रेशनल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये आपका टोटल था 3n-k या dn-k, तो इस dn-k में से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला वाइब्रेशनल को, 3n-k था, उसमें से हमने क्या किया, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो हमारा वाइब्रेशनल आ गया। ठीक है, और एक और बात याद रखने वाली चीज़ है कि एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, बॉन्ड आपका अपने आप टूट जाता है, इसलिए के की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर आपका वाइब्रेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, आप के कुछ जीरो रख दो तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक थ्योरी वाला तरीका। ठीक है, बाकी आप इसको याद रख सकते हो, मैं आपको ईजीएस्ट वे में बता देती हूँ। ये थ्योरी वाला था जो नॉर्मली मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नॉर्मली इसे आप इसे कैसे याद रख सकते हो, देखो मोनो एटॉमिक होगा। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एन अगर आपका 1 हो जाएगा और मोनो एटॉमिक है और स्पेस में घूम रहा है तो टी कितना होगा, ट्रांसलेशनल उसका 3 होगा। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। ठीक है, रोटेशनल होगा नहीं क्योंकि मोनो एटॉमिक है। ठीक है, होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो वो हमें उतना साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, हमारे टर्म में बोले तो उतना साफ दिखेगा नहीं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में बोले तो वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, और ये हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर मैं जस्ट अ सेकेंड है या अब डायटोमिक की बात करते हैं हम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड है किधर है या सी। अब हम डायटोमिक की बात करते हैं। डायटोमिक में अब आपका क्या होगा, देखो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, एन कितना हो जाएगा आपका 2, तो एन 2 हो गया। ठीक है, और ट्रांसलेशनल हमें हमेशा याद रखना क्योंकि हम 3D की बात करेंगे, तो ट्रांसलेशनल आपका हमेशा कितने होने वाले हैं, 3 होने वाला है। जैसे मोनोएटॉमिक में भी 3 था। ठीक है, लेकिन डायटोमिक में भी क्या रहेगा आपका, 3 ही रहेगा। लेकिन आपका रोटेशनल की अगर बात करें, देखो ट्रांसलेशनल आपका यहाँ भी 3 है, डायटोमिक में भी, ट्राइएटोमिक में भी देखोगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन रोटेशनल क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाइब्रेशनल वाले को आप रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को माइनस करके निकाल सकते हो, 5 आ जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी आप निकाल सकते हो। हाई टेम्परेचर पे भी ट्रांसलेशनल तो आपका 3 ही होगा, रोटेशनल 2 हमने निकाल रखा है। और वाइब्रेशनल निकाल सकते हो क्योंकि वाइब्रेशनल का फॉर्मूला हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए ये कुछ और बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइएटॉमिक की बात अगर हम करें तो ट्राइएटॉमिक में भी क्या होगा, 2 तरीके के एटम होते हैं ट्राइएटॉमिक में। एक तो आपके लीनियर होते हैं। ठीक है, लीनियर मतलब 3 एटम को हमने लाइन से लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके ट्राइएटॉमिक हो गए। लेकिन एक और होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर क्या होते हैं, 1 2 3, ये क्या हो गया आपके नॉन लीनियर। ठीक है, तो इस केस में भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। देखो पहली चीज़ ट्रांसलेशनल 3, यहाँ भी 3। ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, बात खत्म। लीनियर पे बात करते हैं। ठीक है, रोटेशनल क्या होगा आपका, 2 होगा। कैसे 2 होगा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना कि मान लो लीनियर है, ये वाला है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, लीनियर है तो ये वाई और जेड एक्सिस वाला तो दिखेगा, लेकिन एक्स एक्सिस वाला नेग्लिजिबल होगा, इसलिए रोटेशनल की वैल्यू आपकी क्या होगी इस केस में, लीनियर वाले केस में 2 होगी। यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2 होगी। फॉर्मूला लगा के आप वाइब्रेशनल का निकाल सकते हो। ठीक है, और उसी तरीके से अगर नॉन लीनियर में बात करें तो नॉन लीनियर के केस में क्या होगा कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब ये एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, ये तीनों ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका रोटेशनल तो ट्रांसलेशनल तो 3 ही होगा। चलो ठीक है, रोटेशनल अब क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा रोटेशनल वाली की वैल्यू हमें दिखेगी, यानी नेग्लिजिबल नहीं होगी। ठीक है, रोटेशनल की वैल्यू 3 और ट्रांसलेशनल इधर एट हाई टेम्परेचर भी 3 होगी। और वाइब्रेशनल का आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एटलीस्ट अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आता है क्वेश्चंस में, तो आपको निकालना आसान है। ठीक है, 3n आपका क्या हो जाएगा, जो भी होंगे 3n, मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, उससे आपको क्या होगा समझ आ जाएगा। तो देखती हूँ मैंने यहाँ कराया कि नहीं, यहाँ तो नहीं कराया। ठीक है, सो एक सेकेंड मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या लेते हैं हम, या मैंने शायद यहाँ इंक्लूड किया होगा, चलो यही देख लेते हैं। ठीक है, एक देख लेते हैं। मान लो नाइट्रोजन गैस लेते हैं। क्या लिया हमने, नाइट्रोजन गैस लिया। क्या होता है आपका N2 होता है। ठीक है, या इसको भी नहीं लेते, कंफ्यूज हो सकते हो। चलो O2 ले लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया, O2 लिया है। ठीक है, तो N कितना हो गया आपका, 3 हो। N कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, N आपका 2 हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशनल तो कितना होने वाला है, हमेशा 3 होने वाला है। ठीक है, रोटेशनल
रोटेशनल कितना होगा आपका, रोटेशनल 2 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस वाला दिखेगा, जेड एक्सिस वाला दिखेगा, लेकिन एक्स एक्सिस वाला नहीं दिखेगा डायटोमिक के केस में, ठीक है। तो रोटेशनल भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें वाइब्रेशनल निकालना है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल क्या होगा आपका, फॉर्मूला क्या है, 3n माइनस के माइनस टी माइनस आर। तो 3n, n कितना है, 2 एटम है, तो 3 टू जा आपका कितना हो गया, 6 हो गया। एक सेकेंड, हाँ 3 टू जा कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। माइनस के कितना है, क्योंकि 2 एटम है तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। माइनस का टी माइनस का आर, यानी कि टी और आर कितने हैं, 3 प्लस 2 5 हो गए, यानी कि माइनस का 5। तो 6 माइनस 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। तो वाइब्रेशनल कितना आ गया आपका, 0, ठीक है। लेकिन यही आप हाई टेम्परेचर पे निकालते हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे निकालते हो, तो जो ये के की वैल्यू मैंने यहाँ 1 लिया है, ये वाला एट हाई टेम्परेचर अपने आप बॉन्ड टूट जाता है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, 6 माइनस 5, तो यहाँ वाइब्रेशनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, उतना ही था, ठीक है। समझने के लिए आपको उतना काफ़ी है, बाकी आगे जहाँ जो जैसा आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, लाइक अब है जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो यस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो क्या होती है सिस्टम के साइज पर, किस पे, सिस्टम के साइज पर, ठीक है, या फिर उस सिस्टम में जितने अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर अगर वो डिपेंड करती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलती हूँ, क्या, अगर किसी सिस्टम की ऐसी वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि उस सिस्टम के साइज पर और उसमें कितने अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर अगर डिपेंड करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे मान लो आपका कि एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में पूरी फुल है, ठीक है, वाटर से पूरी फुल है, मैंने क्या किया, उसका हाफ पानी क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अब पानी निकालने से जो उसमें उस ग्लास में जो पानी बचा है उसका मास क्या चेंज हो जाएगा या नहीं चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मास आधा हो जाएगा, यानी फ़र्क पड़ा है, यानी उसके सिस्टम या साइज़ पे या फिर मैटर पे डिपेंड किया है। वॉल्यूम भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका कोई जनरल ऐसा नॉर्मल कोई तरीका नहीं होता कि एक्सप्लेन करके बता पाऊँ, लेकिन आपको नॉर्मली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दैम, वाई, बिकॉज यही पूछे जाते हैं, क्या कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एफ हो गया, गिब्स एनर्जी जी हो गया, हीट कैपेसिटी डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ हीट कैपेसिटी है और इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपको याद रखना होगा, हीट कैपेसिटी एक तरीके से क्या होता है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मोल्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, एक तरीके के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो मैंने आपको बताया, इंटरनल एनर्जी जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को एच से, एंट्रोपी को एस से, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को एफ से, और गिब्स एनर्जी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे क्या है आपके थर्मोडायनेमिक क्या है, वेरिएबल हैं, ठीक है, यू एफ एच जी, जिन्हें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के रूप में, जिससे आपके मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह निकाले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि सारे जो थर्मोडायनेमिक सारे नहीं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब आ जाए, बस आपको ये याद रखना है कि यू एफ जी एच ये सारे, और एंट्रोपी, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, मोल, ये क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी कैसे पूछा है मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इसे क्या रखो, याद रखो, ठीक है। आगे देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, सॉरी है मुझे थोड़ा कोल्ड है, तो आई नो कि आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो बहुत गैप हो जाता है, और लेक्चर मुझे अभी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, दैट इज़ वाई मैंने सोचा आज ले लेती हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपका, उसका उल्टा, ठीक है, किसी सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो क्या करती है, उस सिस्टम के साइज़ और उसके अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड आपका नहीं करती हैं, ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम साइज एंड अमाउंट ऑफ मैटर, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे देख सकते हो, मोलर मास हो गया, मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलैरिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये सारे एक तरीके से क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इस बात पे मैटर ही नहीं करता कि कितना सब्सटेंस है कितना नहीं है, आपने आधा कर दिया पूरा कर दिया। जैसे कि मान लो कैसे, जैसे मान लो एक गिलास पानी है, ठीक है, और उस पूरे ग्लास का पानी मान लो आपने 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, ठीक है। अब उस ग्लास में से आप क्या करो, आधा ग्लास पानी निकाल लो, ठीक है। आधा ग्लास पानी निकालोगे तो जो पानी आपने आधा निकाला है या फिर जो आधा ग्लास पानी आपने छोड़ा है, ठीक है, वो दोनों का टेम्परेचर अभी भी वही रहेगा जो पहले था, ठीक है ना। अगर पहले 40 डिग्री सेल्सियस था तो अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मास क्या हुआ आपका, एक तरीके का एक्सटेंसिव हुआ, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें एक तरीके से कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन तो याद ही रहती है, याद क्या नहीं रहता है आपका, एग्जाम्पल। और एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ही पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है या कौन सा इंटेंसिव है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो तरीके से आपका थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो मैं बेसिक आपको एक इंट्रो दे रही थी, ठीक है। तो अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये आपका देखो, नॉर्मल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये ऐसा है कि अगर मान लो 2 सिस्टम है, एक ए है और आपका क्या है, एक बी है। अगर ये दोनों किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, मान लो बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये दोनों सेम ही किसी तीसरे आप पॉइंट ले सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बॉडी ले सकते हो, के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया है, ठीक है। तो क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ 2 thermodynamic system are in each equilibrium with a third one, then they are also in thermal equilibrium with each other, ठीक है। और क्योंकि अब तीनों हो गए थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो ऑल द 3 बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। तो क्योंकि तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए तीनों का टेम्परेचर क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आगे देखते हैं इस लॉ से हमें मिला क्या, इस लॉ ने क्या सिग्निफाई किया, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इस लॉ ने क्या किया, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया है, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जैसी कोई चीज़ है और वो होती क्या है एक तरीके से। तो टेम्परेचर इज़ अ फंडामेंटल थिंग एंड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। ये एक फंडामेंटल और मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यानी इसे मेज़र भी कर सकते हैं, और ये किसी मैटर का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपका जीरोथ लॉ था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहाँ से और टेम्परेचर से हम और क्या समझ सकते हैं, टेम्परेचर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। यानी अगर किसी का टेम्परेचर कम है, किसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ क्या होगा, आपका फ्लो होगा हीट, ठीक है। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इन्वॉल्व्ड, यानी ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती है कि उस प्रोसेस में कितनी एनर्जी आपका इन हुई या फिर आउट हुई, ठीक है। वो ओनली इस बात पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, टेम्परेचर ये बताता है, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा आपका, ठीक है। और ये नॉर्मली किसी बॉडी के क्या हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब हीट क्या है आपका, हमने टेम्परेचर को डिफाइन कर लिया। अब हीट क्या है आपका, देखो देखो अभी आपके थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन भी है, अब क्योंकि थ्योरी है और क्योंकि लाइक जिनमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनके लिए तो अच्छा है, डायरेक्ट आप एमसीक्यू पे, लेकिन लाइक जैसे कि अब मेंस भी होने लग गए एग्ज़ाम में, ठीक है। EMRS में भी मेंस होगा, KVS में भी मेंस होगा, UKPSC वालों का सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड 1 शॉट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मतलब आपका एक फेज़ में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट है, बट बाकियों के लिए ये थोड़ा पता होना चाहिए एक चीज़, बिकॉज एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो
यस हीट क्या होता है, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अभी हम कब से पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ हीट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है, तो वो वही पढ़ा हमने। तो एक तरीके से हीट फ्लो, एक हीट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से, ठीक है, और ये एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ये याद रखना है, एक पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। इसकी यूनिट भी हम जूल में ले सकते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है, या फिर कैलोरी ले सकते हैं इन सीजीएस यूनिट, ठीक है। और अगर एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है, तो हमेशा हीट क्या होगा आपका, हाई टू लो फ्लो करता है, ठीक है, नेचुरली। लेकिन लो टू हाई भी हो सकता है एक्सटर्नल वर्क डन करा के, जिसको अभी नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल ये याद रखो कि हाई टू लो फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी क्या है आपका, देखो इंटरनल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यानी किसी भी एक सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उन वो कितनी एनर्जी से एसोसिएटेड हैं, उसी सारी एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशनल हो सकती है, उसकी मोशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम वर्क के बारे में डिस्कस करें तो वर्क क्या होता है आपका, तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग अकरिंग व्हेन अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब अगर किसी भी सिस्टम पे एक आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगने से अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो सिस्टम क्या करती है आपकी, कुछ काम करती है, ठीक है। तो वही काम जो होता है उस सिस्टम में एज अ एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे तो हम W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, एक सेकेंड मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे नॉर्मली क्या था, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स पढ़ते हैं हम, यानी कि इसको इतना डिस्प्लेस करने में कितना फोर्स लगाना पड़ा है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या करें, अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं क्या करूँ, हाँ, एरिया से मल्टीप्लाई किया मैंने और एरिया से ही मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये फोर्स अपॉन एरिया को क्या, ये फोर्स अपॉन एरिया को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया को क्या लिख सकती हूँ मैं, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। तो यस, तो वर्क डन को हम क्या, वर्क डन कह लो या वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, PdV लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका हीट की तरह ही एक क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और डायमेंशन आप याद रख सकते हो, ये डायमेंशन हम कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशन हमेशा क्या होता है, ml/t-2 होता है। कैसे आप निकाल सकते हो, वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके या PdV करके भी कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया हो आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडाइनमिक्स, सो इसको एक बार ध्यान से देख लो क्या है आपका। देखो सो यस, साइन कन्वेंशन में क्या है, HT/WB। HT से क्या होता है आपका, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड WB से वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। WB यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बस आपको ये दो चीज़ें याद रखना है, बाकी इसका उल्टा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस दोहराती हूँ क्या मैंने कहा, HT मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो इसका उल्टा, हीट टेकन बाय द सिस्टम नेगेटिव ली जाएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बस ये याद रखो, बाकी इसका उल्टा आएगा तो क्या कर लेना, आप क्या कर लेना, इसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। 0th लॉ याद है ना, 0th लॉ क्या था, टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट दे रहा था और क्या बता रहा था कि अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे के साथ, ठीक है, तो वो तीनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है आपका, ये क्या बताता है आपका, एनर्जी के बारे में बताता है ठीक है, एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपका एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। यानी एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, आपकी कन्वर्ट की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे लेंगे, जो भी हीट ऐड हुई होगी और उसकी वजह से जो भी काम करना पड़ा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके, मतलब एक जो आपने हीट ऐड करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ा होगा, तो उस हीट में से वो वर्क डन को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है आपका इंटरनल एनर्जी, यानी डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ क्यू आपका क्या है, हीट है, और डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क है, ठीक है, और डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो यहीं से हम एक चीज़ देखते हैं क्या, कि ये लॉ हमारा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यानी एनर्जी लॉस तो हो ही नहीं रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल वर्कडन वगैरह या एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है, तो या फिर कोई हीट फ्लो इन या आउट नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें, ठीक है, लाइक डेल यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। हीट फ्लो अगर आपका पॉजिटिव है, यानी क्यू आपका अगर पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एच टी का मतलब क्या था, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो यहाँ भी तो वही लिखा है, ये अगर हीट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, यानी कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। आगे क्या है आपका, डब्ल्यू इज पॉजिटिव, यहाँ क्या है, डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग, यानी सिस्टम ने काम किया है, किस पे किया, किसी पे भी किया हो, सराउंडिंग पे करे या किसी पे भी करे, हमें सिर्फ मतलब इससे काम किसने किया, तो काम किसने किया, सिस्टम ने किया था। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यू बी, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो वो यहाँ भी तो वही कह रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर सिस्टम इज डूइंग वर्क इज इट टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद और अगर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन में ही क्या करता है, सिस्टम काम करता है, ठीक है, तो एक्सपेंशन में डब्ल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव, पर कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम पे बाहर से फोर्स लगा के काम करना पड़ता है, इसलिए सिस्टम नहीं काम करता है वहाँ पे सिस्टम पर काम होता है, तो इसलिए वहाँ कंप्रेशन के केस में वर्क डन कैसा लिया जाता है आपका, नेगेटिव। सो कीप दिस थिंग्स, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं की वजह से हमारे आंसर गलत आते हैं, ठीक है, तो कीप इट इन योर हेड। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। यस अब है आपका अच्छी अच्छी चीज़ें फॉर्मूला टाइप से आएंगी, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है, क्या होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, मैंने आपको पढ़ाया था, UFHG या फिर UFGH कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे U क्या है आपका इंटरनल एनर्जी, F क्या है आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और H क्या है आपका एंथैल्पी, और G क्या है गिब्स एनर्जी, ठीक है। ये सारी क्या है, एक सिस्टम में जो पार्टिकल होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो जो सारे डिफरेंट टाइप के एनर्जी को से एसोसिएटेड होते हैं, वही एनर्जी है, ठीक है। यस सो या लेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं दिया है सिलेबस में, ठीक है, लेकिन ये सीधी सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स आप ये भले टॉपिक नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है आपका, ठीक है। डायरेक्टली इसे इंक्लूड नहीं किया पर इनडायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ वाई यू शुड नो, ठीक है, बेसिक है, एक पेज का ही है तो आपको याद रखना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये आपका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, डेल यू इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV, जहाँ मैं एक तरीके से आपको सिंबल पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। T तो आपको पता है टेम्परेचर है, P प्रेशर है, और V वॉल्यूम है, ठीक है, S क्या है आपका एंट्रोपी है, ठीक है, तो इतना बात आपको पता है, आई थिंक सो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या, कि आप कोई सा भी आप जैसे ये वाला फॉर्म पहले याद रख लो, ठीक है, H
एफ जी वाला, ठीक है। कैसे, यहाँ से याद रख सकते हो। मैंने कितने वेरिएबल दिए आपको, यू एफ जी एच जी, 4 वेरिएबल दिए, ठीक है। ये एक तरीके से ग्राफ याद रख लो कि अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पी एफ लेंगे, पी वी लेंगे, नीचे आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव पी वी हो गया। अगर आप इधर जाओगे तो प्लस टी एस लोगे, इधर जाओगे तो क्या होगा, माइनस टी एस लोगे। अब इसका क्या, ये ट्रिक है याद करने का, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो जैसे मान लो मुझे एच निकालना है, एच ये रहा। एच को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं यू के पास जाऊँ या फिर जी के पास जाऊँ। चलो मैं एच को निकालती हूँ यू की तरफ जा करके, ठीक है, क्योंकि मैंने वही फॉर्म यहाँ लिखा भी है। तो अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊँ तो देखो एच बराबर जाओगे, एच इज इक्वस टू यू है, तो यू लिख लिया। ऊपर जाने पे पी वी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पी वी मैंने कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। इसके उल्टा कोई दूसरा निकाल के देखते हैं। जैसे कि मान लो एफ़ निकालती हूँ मैं, ये है एफ़। एफ़ से एफ़ 2 तरीके से निकाल सकती हूँ, या तो यू की तरफ जा करके या फिर जी की तरफ जाके। चलो यू की तरफ जाते हैं। यू की तरफ जाऊँगी तो ऐसे जाना पड़ेगा मुझे, हाँ। तो एफ़ इज इक्वस टू यू, एफ़ इज इक्वस टू यू, और इधर जाने पर आपका टी एस कैसा होगा, माइनस होगा, तो माइनस का टी एस, ठीक है। तो ये एक आप बॉक्स से याद रख सकते हो, इससे किसी भी तरीके का फॉर्मूला पूछे आप बना सकते हो, ठीक है, या निकाल सकते हो इसका यूज़ करके, ठीक है। किसी भी फॉर्म में पूछे कि मान लो जी को एच के टर्म में निकालना है, जी को एफ के टर्म में निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाला जा सकता है, ठीक है। और यहीं से हम ये चेंज वाला फॉर्मूला लेकर आते हैं, ठीक है। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से तो याद हो जाएगा कि चेंज इन, ये तो देखोगे तो एक तरीके से थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट वाला लॉ ही है। फर्स्ट वाला लॉ क्या था आपका कि Q इज इक्वस टू क्या था, U प्लस डब्लू, ठीक है। तो वहीं से अगर U इज इक्वस टू निकालो तो Q माइनस डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और Q माइनस क्या हो गया, U इज इक्वस टू क्या हो गया आपका, Q माइनस डब्लू। Q को क्या लिख सकते हैं हम, Q को क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी डी एस, और डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डी बी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले भी बने, बाकी आप इसे याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं यूज़ हो ना हो, मैक्सवेल इक्वेशन को निकालने में यूज़ होता है इसका, ठीक है। और मैक्सवेल इक्वेशन क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले वाले को कैसे निकालते हैं, यू वाले फॉर्मूले को, यानी पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला डी यू इज इक्वस टू, एक सेकंड, ये हाँ, डी यू इज इक्वस टू टी डी एस माइनस पी डी बी। तो उसका यूज़ करके हम मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, मैक्सवेल का पहला ये वाला निकालते हैं, डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वस टू माइनस का डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आता है मैक्सवेल के ये वाला का यूज़ करके, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले को निकालते हैं हम किसका यूज़ करके, दूसरा वाला फॉर्मूला यानी एफ वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। ये डी एफ इज इक्वस टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी है, उसका यूज़ करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एच को यूज़ करके तीसरे वाला फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और ये जी वाले का यूज़ करके हम ये चौथा वाला फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन होता है, ठीक है। प्रॉपर डेरिवेशन करके फिर इन इक्वेशंस को हम निकालते हैं, ठीक है। पर आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये इक्वेशन याद होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल का कौन सा है, थर्ड इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। और एक आधा आप ट्रिक याद रख सकते हो क्योंकि कभी कभी काम कर जाता है। हमेशा याद रखना कि आपके ये मल्टीप्लाई करके जो टी डी एस है हमेशा किसके इक्वल आता है, पी डी वी के इक्वल आता है। साइन में चेंज हो सकता है प्लस माइनस का, जैसे देखो यहाँ भी टी डी एस को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी डी बी। यहाँ भी टी डी एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, पी डी बी। यहाँ भी टी डी एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, पी डी बी, ठीक है। और यहाँ भी टी डी एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, पी डी बी। बस साइन में कुछ ना कुछ फ़र्क है, ठीक है, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। तो ये एक बार मेरे काम आ गया था, ठीक है। एक बार तो मैंने डायरेक्टली उसको ऑप्शन से, मतलब वही आंसर था, बताना था रॉन्ग कौन सा है। एक जगह टी डी एस बन रहा था, दूसरी तरफ पी डी वी नहीं पी डी एस ऐसे कुछ बन रहा था, ठीक है। तो उससे मुझे ऑप्शन मिल गया था आसानी से। तो ये अपने अपने ट्रिक हम खुद पढ़ते पढ़ते बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे याद रखते हैं इसका भी मेरा अपना ट्रिक है, बट आई थिंक सो शायद आपको समझना है, तो इसलिए आप इसको याद रखने का अपना ट्रिक बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी हाँ, ये इक्वेशन मैक्सवेल के चारों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 हैं ये आखिरी हैं, ठीक है, इस टॉपिक का।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, कोई दो डाटा दे देगा, तीसरा निकालने को देगा। देखो क्लाउसियस जो क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन है, ये आपके दो हैं, ठीक है, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है आपका रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द टेम्परेचर डेल पी ओवर डेल टी, वो आपका इक्वल होता है किसके? एल बाई टी V2 माइनस V1, ठीक है। या फिर एक दूसरा इक्वेशन भी होता है जो स्पेसिफिक हीट के टर्म में होता है आपका C2 माइनस C1 इज इक्वल टू डेल एल ओवर डेल टी इज इक्वल टू एल बाई टी, जहाँ पे आपका टी क्या है? टेम्परेचर है, एल क्या है? आपका लेटेंट हीट है, ठीक है। V2 V1 क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपका क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस, जनरल टर्म में अगर मैं आपको बोल दूँ तो ये भी यही बात कहता है कि कोई भी अगर एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस स्पॉन्टेनियस, पहली चीज़ वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, यानी आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ उसकी एंट्रोपी क्या होगी? आपकी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी या तो वो कांस्टेंट हो सकती है या फिर इंक्रीज करेगी, लेकिन घटेगी तो नहीं कम से कम ठीक है। और एंट्रोपी होती क्या है? रैंडमनेस, ठीक है। लाइक यूनिवर्स क्या है आपका? एक सिस्टम है, यूनिवर्स में डेली जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उसे रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये एक आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस भी है, जो भी यहाँ हो रहा है वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका रेंडमनेस भी क्या हो रहा है? डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एंट्रोपी क्या हो रही है? एक तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एंट्रोपी या फिर डिसऑर्डरनेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम, यानी समय के साथ। इट इज़ आइदर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है तभी उसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है? कॉन्स्टेंट हो सकती है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो अगर एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो सीधी सी बात है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होगा, ठीक है। तो हीट फ्लो होगा तो इससे क्या होगा? इधर की भी रैंडमनेस क्या होगा? आपका बढ़ेगा, यानी पार्टिकल क्या होंगे? आपस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी क्या बोल सकते हैं? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या है आपका कि जो एंट्रोपी होती है पहली चीज़ उसे निकालते कैसे? एक तरीके से सेकंड लॉ देखा जाए तो एंट्रोपी के बारे में या फिर रैंडमनेस के बारे में ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, सेकंड लॉ आपका एंट्रोपी के बारे में बताता है, ठीक है, कि कैसा होगा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? आपका हीट पे डिपेंड करता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, ठीक है। तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट आपका जीरो होता है, इसलिए एंट्रोपी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट चेंज जीरो नहीं होता है, इसलिए एंट्रोपी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम आते हैं एंट्रोपी निकालने के डिफरेंट फार्मूलाज में, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या पता है हमें कि आपका हीट क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस डब्लू या डी यू प्लस डी डब्लू, हीट चेंज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू, ठीक है। और हमें ये भी पता है, ठीक है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो क्या कि हीट को हम स्पेसिफिक हीट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? डी यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? सी वी डी टी, ठीक है। और डब्लू क्या होता है हमारा? पी डी वी, यस। तो आपका क्या होगा? अगर हम टोटल एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो एस होगा, एस आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू ओवर टी होता है, तो उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ इन सबको भी टेम्परेचर से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो एंट्रोपी हो जाएगा तो सी वी डी टी ओवर टी और पी डी वी ओवर टी, ठीक है। तो सी वी डी टी ओवर टी इज ओके, बट पी ओवर टी, पी वी इज इक्वल टू, अगर आर टी हम लेके चले, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? आर टी, तो वहाँ से आपका P ओवर टी क्या हो जाएगा? R ओवर V हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने बहुत ये कर दिया है, ठीक है, हाँ। तो वहाँ से आपका P ओवर टी क्या हो जाएगा? आपका R ओवर V हो जाएगा। तो यहाँ अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आपका डेल टी ओवर टी क्या हो जाएगा? एल एन टी, और डेल वी ओवर वी क्या हो जाएगा? एल एन वी, और एक कांस्टेंट, क्योंकि एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी आ गया,
ठीक है। तो यहाँ से हमने एंट्रोपी निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी निकालना है अगर मुझे, तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा आपका CV ln T2 ओवर T1 और R ln V2 ओवर V1, ठीक है। और R की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड अबाउट द आपका एंट्रोपी चेंज, ठीक है, या फिर टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं क्या, कुछ और मज़ेदार चीज़ें, जैसे कि गैसियस स्टेट ऑफ अ मैटर। आपको पता है हम आइडियल गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PV इज इक्वल टू आपका nRT, ठीक है, जहाँ n क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, R आपका क्या होता है गैस, आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है, और P और V आपको पता होगा, P क्या है आपका प्रेशर है, V क्या है आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये एक आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। सिमिलरली हम आपको ये भी पता है कि हम वन डर वाल्स गैस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, P प्लस AN², जस्ट अ सेकेंड, यस, वन डर वाल्स गैस को कैसे लिखते हैं हम, P प्लस AN² अपॉन V² V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। ये आपको वन डर वाल्स गैस को रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन है, ठीक है। नहीं याद तो याद रखना, ठीक है। जहाँ n आपको पता है क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ठीक है, T टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, इसके बाद जो कराने वाली हूँ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड कीप इट इन योर हेड, अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो सिवाय छोड़ने के और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। क्या A का डायमेंशन क्या होता है आपका ml5 T-2, B का डायमेंशन क्या होता है L3। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने इसे कई एग्जाम में देखा है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ एज अ कॉन्सेप्ट इसे करा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसे मैं हो सकता है PY की मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, तो इसे एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना, या ठीक है, कि A का डायमेंशन इतना होता है, B का डायमेंशन L3 होता है, और ये PCVC अपॉन RTC नॉर्मली एग्जाम में पूछता है, PCVC अपॉन R को इधर ले आना, ठीक है, PCVC अपॉन RTC की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना 3/8 होती है, ठीक है। सो आई होप इतनी समझ आई हो। इसके बाद वाली चीज़ें देखो, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू, लेकिन किसके लिए, वन डर वाल्स गैस के लिए, ठीक है, निकालने को बोलता है, तो याद रखना सीधे सीधे, क्योंकि निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में एक क्वेश्चन पे 40 से 50 सेकंड देना होता है। तो TC की वैल्यू क्या होती है 8A अपॉन 27 RB, PC की वैल्यू क्या होती है A अपॉन 27 B², ठीक है, और VC की वैल्यू क्या होती है 3B, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इन्वर्जन टेम्परेचर भी कभी कभी निकालने को पूछा जाता है आपका, तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है 2A अपॉन में RB, ठीक है, जहाँ B और A क्या है आपके गैस कांस्टेंट है, वन डर वाल्स गैस कांस्टेंट है जो मैंने ऊपर करा रखा है, ठीक है, और डायमेंशन वगैरह बता दिया। और कभी कभी अगर ये पूछ ले आपका कि इन्वर्जन टेम्परेचर का क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो याद रखो ये होता है 27/4 TC, ठीक है। तो आई होप आपको ये वन डर वाल्स गैस वाली बात और इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझ आई होंगी। अब ये याद रखो, ठीक है, याद करना है, यस, एग्ज़ाम देने के लिए याद तो करना होगा। VRMS, VMP, V एवरेज के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बन सकते हैं, जिससे मैंने एक ही पेज में नोट कर लिया है। क्या नॉर्मली आप कौन सा याद रखते हो, ये वाला 3 kBT/m, 2 kBT/m, 8 kBT/m, लेकिन ये वाले फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्या कि VRMS की वैल्यू जो है, जिसे आप 3RT/M या फिर 3 kBT/m बराबर 3P/ρ इज़ ए डेंसिटी, P इज़ ए प्रेशर, ठीक है। तो इस टर्म में भी याद रख सकते हो, ये क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, किसकी वेलोसिटी की। सिमिलरली इसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, जिसे याद रखना, ओके, यस। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है आपका VR, VMP और V एवरेज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपस में कैसे कितने मतलब किस रेशियो में है, ठीक है। तो इसको भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी पूछा है 1-2 जगह, इसलिए मैंने नोट किया। देखो VRMS, V एवरेज, VMP, इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है VRMS, उसके बाद V एवरेज होता है और उसके बाद VMP, ठीक है। और कैसे बड़े होते हैं, ये √3 टाइम होता है, ये √2.5 और ये आपका √2, ठीक है। और एक और चीज़, आपका आइडियल गैस के लिए हो या वन डर वाल्स गैस के लिए हो या किसी भी गैस के लिए हो, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो आपका क्या हो जाता है 3 kBT/m, जहाँ KB क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, T इज़ अ टेम्परेचर, और या फिर इसे गैस कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे तो 3/2 RT, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको पता है कि कोई भी रियल गैस हो या आइडियल गैस हो, ये सारे क्या है आपके कुछ लॉज भी होता है जिसे फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो करती हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से लॉज हैं, इन्हें भी एक तरीके से एक बार आपको गो थ्रू हो लेना चाहिए, क्योंकि अब ये चैप्टर कंप्लीट ही हो रहा है, तो मैं सोच रही थी वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं, कि जैसे कि आपका फर्स्ट लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, एट अ कॉन्स्ट सिंपल सा कौन सा वाला रूल सब में लगाना है आपको, पी वी इज इक्वल टू आर टी वाला। एक सेकेंड, यस, क्या लगाना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आर तो पहले ही कांस्टेंट था, तो वी को इधर भेज दूंगी तो वी और पी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसलिए इनका ग्राफ भी कैसा बनेगा आपका, इन्वर्सली बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका प्रेशर को अभी इस बार क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिख भी रहा है, वी क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़ पे, अगली चीज़ क्या है, गॉस लॉ, यस, हाँ देखो गाउस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को अब कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जो आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये किस चीज़ को बताता है कि अगर मान लो दो गैसें हैं, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 R2 है, तो अपनी जो डेंसिटी होती है उसके रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसलिए दो गैसों के R1/R2 क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का, क्या, ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, ये प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम कार्नोट इंजन पढ़ लेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ लेंगे, बस चैप्टर आपका क्या हो गया, ख़त्म। फिर हम उसके बाद भी कुछ PYQ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक गैस के स्टेट में चेंजेस करने पे क्या होता है, ऑन चेंजिंग द कंडीशन ऑफ गैसियस स्टेट वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस आपके कौन कौन से हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस। यानी अगर हम किसी गैस के स्टेट में चेंजेस करें तो उससे हमें मेनली ये 5 तरीके की प्रोसेस मिलते हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है आपका कि एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ अ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है आपका टेम्परेचर को बस कांस्टेंट कर दो, बाकी तुमने जो करना है करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, देखो टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू एन RT, एन मान लो 1 मोल है, RT, आर तो पहले ही कांस्टेंट है, टी को भी कांस्टेंट कर दिया तो PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P और V एक दूसरे के उल्टा हो गए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखना। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो आपका कितना आता है, W इज इक्वल टू 2.303 NRT log V2/V1। मान लो मैंने टेम्परेचर टी उसके वॉल्यूम को क्या किया, V1 से V2 तक ले गई, तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, 2.303 NRT log V2/V1। और वही अगर प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूँ तो कि प्रेशर P1 से P2 तक ले गई, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2.303 NRT log 10 आपका P1/P2, ठीक है। और ये V2 से P1/P2 कैसे आई, यहाँ से, क्योंकि PV कांस्टेंट हो गया तो P और V एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आपका, चूंकि आपका डेल्टा T डेल Q क्या होता है, डेल U प्लस DW होता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डेल U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए डेल Q कितना आ जाएगा, टोटल चेंज इन वर्क डन के बराबर आ जाएगा। यानी हीट चेंज आपका वर्क में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आपका वर्क डन का फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये बन जाए। सो द नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड एडियाबैटिक नॉर्मल में आपको नॉर्मल वे में समझाऊँ तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आपका नेट हीट एक्सचेंज आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब
इन और आउट या कोई भी हीट आपका सिस्टम में नहीं जाता है और कोई भी हीट आपका सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस, यानी इसमें टोटल चेंज इन हीट क्या है आपका, ज़ीरो रहेगा जब, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट is one that occur without transfer of heat or matter between a thermodynamic system and with its surrounding is called adiabatic process। ठीक है, यानी इसमें आपका नेट हीट चेंज कितना होता है आपका, ज़ीरो होता है। और बाय द थ्रू दी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस टी डब्ल्यू। और सिंस आपका डेल क्यू क्या है, ज़ीरो है, इसलिए डेल यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। आपका एंट्रोपी क्या होता है आपका, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, बट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस डेल क्यू इज जीरो, दैट इज वाई आपका एंट्रोपी जीरो, इट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, इट मीन्स आपका एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस आते हैं जिनको याद रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, हम देखेंगे अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कहाँ पे क्या यूज़ होता है। ठीक है, द फर्स्ट रिलेशन इज पी वी की पावर गामा। ठीक है, पी वी टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, एंड टी टू द पावर गामा and p to the power 1 minus gamma is constant, where what is gamma, gamma is the ratio of specific heat at pressure and at volume। ठीक है, तो गामा आपका क्या है, cp अपॉन cv का रेशियो है। ठीक है, और अगर हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को अगर हम पीवी कर्व में देखना चाहें तो इसको कैसे देख सकते हैं, लेट मी जूम या सी, क्या होगा आपका कि आप पीवी का जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें आइसोबारिक तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का आपको याद रखना होगा कि एक्सपेंशन वाले केस में कि आइसोथर्मल का कर्व एडियाबैटिक के कर्व से क्या होता है आपका, ऊपर जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये आइसोथर्मल का कर्व है और ये एडियाबैटिक का कर्व है, और ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका इसका उल्टा आप उसमें ले लेना कंप्रेशन में। ठीक है, ये आइसोबारिक और आइसोकोरिक तो आप बना लोगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, यहाँ इस वाले केस में, एक्सपेंशन वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, किससे, आइसोथर्मल वाले से। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक का दे देगा निकालने के लिए, तो अगर आपको आइडिया होगा तो आप निकाल लोगे। अब वर्क निकाल के देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने आइसोथर्मल में वर्क निकाल के देखा, अब उसी तरीके से एडियाबैटिक में वर्क का फॉर्मूला जो आता है आपका वो क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। ठीक है, या फिर ये याद रखना आप, आर अपॉन गामा माइनस वन को ही क्या बोला जाता है, सी वी, यानी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका इसमें भी चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन करें, लाइक आर, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर टी। ठीक है, अगर मोल हम 1 मोल ले लें तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आर को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो आर टी वन क्या हो जाएगा आपका, पी वन वी वन। ठीक है, सिमिलरली आर टी टू क्या हो जाएगा, पी टू वी टू अपॉन में गामा माइनस वन, जहाँ गामा मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड आर क्या होता है आपका, गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो आई होप सो ये आपके लिए ईजी होगा। फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, विदाउट फार्मूला आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट मी या आगे चलते हैं। देखो हाँ, बस ये लास्ट टॉपिक ही है, इसके बाद मैं आपको कार्नोट इंजन करा दूंगी, फिर ख़त्म है। ठीक है, अब ये समझो अगला क्या था, हमने देखो मैंने बताया आपको कि थर्मोडाइनमिक्स में डिफरेंट टाइप प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें आपका क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस था विच इज़ डन। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस था, ये दोनों आपके हो गए। ठीक है, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को करा लूँगी, फिर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड आपका कार्नोट इंजन होता है, तो उसके बाद फिर कार्नोट इंजन कर लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही है, ऐसा कोई प्रोसेस जिसे हम रिवर्स कर सके वो क्या होता है, रिवर्सिबल, और जिसे ना कर सके वो इरिवर्सिबल। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी, लेकिन इसमें मेन चीज़ें क्या है, तो जब भी किसी सिस्टम में, ठीक है, अगर आपका अगर उसे बहुत स्लो तरीके से हम करते हैं, ठीक है, अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, अगर इट कैन बी
कैन बी रिवर्स्ड एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइटली स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम इसे देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाते कि ये प्रोसेस हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हैपन एट अ फाइनाइट रेट, ये एक फाइनाइट रेट से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका नो नेट एंट्रोपी चेंज, यानी इसमें एंट्रोपी एक तरीके से क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये इतनी स्लो तरीके से होती है कि इसमें हीट फ्लो का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। यानी चेंज इन हीट क्या होता है इसमें, एक तरीके से ज़ीरो होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, मैंने करके दिखा था, हाँ। चेंज इन हीट इसमें क्या होता है, जीरो होता है, दैट इज़ वाई चेंज इन एंट्रोपी भी इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज होते ही एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नो नेट एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें भाई कुछ एंट्रोपी वगैरह कुछ चेंज ही नहीं हो रही है, इट मीन्स सिस्टम में कोई ऐसा कोई काम वगैरह हो ही नहीं रहा है, इट मीन्स वन देयर इज़ नो डिसिपेटिव फोर्स और लॉसेज, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब कोई एनर्जी वगैरह लॉस हो ही नहीं रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये एक तरीके से हम किस में देख सकते हैं, लाइक कंप्रेशन एक्सपेंशन करो गैसों का, लेकिन बहुत स्लो रेट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन को हम कैसा लेते हैं, एक रिवर्सिबल केस लेके चलते हैं जिसमें एंट्रोपी चेंज जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। और या यूँ कह सकते हैं कि उसमें एंट्रोपी क्या होती है, एक तरीके से कांस्टेंट होती है। बट रिवर्सिबल में क्या होता है आपका कि ये एक फाइनाइट रेट से होता है आपका, ठीक है। और इसमें एंट्रोपी जो होती है हमेशा बढ़ती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। जैसे कि यूनिवर्स में ले लो, यूनिवर्स में क्या हो रहा है आपका, देख रहे हो रैंडमनेस आपका डे बाय डे बढ़ ही रहा है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट आपका कि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी लॉस ड्यू टू द इसमें क्या होता है, ड्यू टू सम फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, थोड़ी कम ही रहती है इन कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है। और इसमें हीट ट्रांसफ़र वगैरह होते रहता है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है, ये सब होते रहता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एंट्रोपी रिवर्सिबल में तो ज़ीरो होता है चेंज इन एंट्रोपी, पर यहाँ चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, बढ़ रहा होता है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आपका डिफरेंसेस थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद मैं करा दूंगी आपका कार्नोट इंजन, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसा नाम से ही है कि ऐसा कोई प्रोसेस जो एक मतलब एक पूरा जो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट कि अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिटर्न टू इट्स सेम कंडीशन और इनिशियल कंडीशन अंडर विच इट स्टार्टेड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, साइक्लिक प्रोसेस में सेम। इट मीन्स व्हाट कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया आपका, तो हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जाएं, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल यू तो जीरो हो जाएगा, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा आपका, डेल डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हैंस ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन होता है बाय द सिस्टम इन अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यानी जो वर्क डन किया जा रहा है वो उस सिस्टम में जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके क्या होता है, इक्वल आता है। यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्नोट इंजन है, ठीक है। कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। और उसमें जो टोटल वर्क किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, उसमें जो भी टोटल हीट एब्जॉर्ब होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। इसे एक ग्राफ से देख लेते हैं, ये जो कार्नोट इंजन का साइकिल होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी मैं इसे आगे बताने वाली हूँ कि अगर पीवी कर्व हम बना के देखें इसमें, तो इसमें मेनली 4 प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये मिला जुला के आपका क्या करते हैं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो क्यू होता है यानी जो क्यू एब्जॉर्ब होता है वो टोटल वर्क के इक्वल माना जाता है। कार्नोट इंजन में हम लेके चलते हैं जितना हीट एब्जॉर्ब किया गया है वो टोटल वर्क डन में चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वही टॉपिक है आपका कार्नोट इंजन, ठीक है। तो देखो कार्नोट इंजन क्या है, अ कार्नोट इंजन इज अ थियोरेटिकल इंजन दैट ऑपरेट ऑन अ कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, कार्नोट साइकिल पे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो एक चीज़, हाँ
यहाँ से देखो, यस। कार्नोट साइकिल क्या होता है, इज डिफाइंड एज कार्नोट साइकिल क्या होता है, एक तरीके का आइडियल और रिवर्सिबल क्लोज थर्मोडाइनमिक साइकिल है, ठीक है, जिसमें 4 सक्सेसिव प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जो मैंने पीछे बनाया था वही वाला है कि आइसोथर्मल ये T1 टेम्परेचर पे है, आइसोथर्मल है, ये T2 पे है और ये एडियाबैटिक वाला है, ठीक है। इसकी मैंने डाटा दे दिया है क्योंकि इसके बाद हम डेरिवेशन वाला करेंगे। तो देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो क्या है, पहला A to B, ये A है आपका, वेट, ये A है, ये आपका B है। A से B हम जाएंगे तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने वर्क डन निकालना बताया था, कितना होता है nRT log V2/V1। तो यहाँ A से B में भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला nR, क्योंकि वो T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, तो T1 ln V2/V1। सिमिलरली ये C to D वाला भी क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा nRT2 ln V3/V4, ठीक है। और मैं यहाँ V4/V3 लिखना चाहिए था, पर मैंने इसके आगे ना माइनस ले लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा V3/V4। वो क्यों लूँगी, ताकि आगे फॉर्मूला चेंज हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से B to C पे आएंगे अगर हम, ठीक है, एक मिनट सारा मिटा दो पहले, हाँ देखो, अब B to C पे आएंगे तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक में मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, ये होता है। सिमिलरली ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो ध्यान से देखोगे तो जो B to C है और D to A जो वर्क डन है वो सेम टू सेम है, बस साइन का चेंज है। अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ तो ये दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, इसलिए इन्हें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ले दे के बचेगा क्या, आपका 2 ही बचेगा, एक A to B वाला और एक C to D वाला, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जब W, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, जब टोटल वर्क डन हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, आइसोथर्मल वाला ही, ठीक है। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप याद रखना कि ये रेशियो याद रखना कि V2/V1 V3/V4 के इक्वल होता है। तो इसलिए V3/V4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे V3/V4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V2/V1। तो इसलिए यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इतना याद रखना। इसी तरीके से याद रखो नेट एफिशिएंसी कैसे निकाला जाएगा कार्नोट इंजन का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट एफिशिएंसी क्या होता है, आपका टोटल वर्क डन यानी टोटल जो काम किया गया है, और अपॉन में Q1 यानी टोटल हीट जो एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ठीक है। और Q1 तो है ही, तो इसको अगर हम काटेंगे यहाँ से तो ये आता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, ये क्या चीज़, जस्ट सेकेंड, हाँ, ये 1 माइनस Q2/Q1 आ गया, ठीक है। ये एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ क्या याद रख सकते हो कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होता है, इसलिए Q2/Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, T2/T1। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ Q2 क्या है आपका, ये जो सिंक के पास जो हीट रिमूव होता है वो Q2 है। Q1 क्या है, जो हीट सोर्स से एब्जॉर्ब किया जाता है वो है। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है। और हमेशा याद रखना Q1 T1 Q2 T2 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करने में आसानी होगा इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इतना हो गया। एक और चीज़ कुछ किसी से और देख लो इसमें क्या, सिंस अगर मान लेते हैं हम केस की जो सिंक का टेम्परेचर वो कितना है आपका 0 है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 - T2/T1। तो T2 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। ये एक आइडियल केस होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में ऐसा होगा नहीं कि कोई भी ऐसा कार्नोट इंजन हो या कोई भी ऐसा हीट इंजन हो जिसकी एफिशिएंसी पूरी आपकी 100% आ जाए, ठीक है। 1 आने का मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी पूरी 100% आ रही है, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कार्नोट इंजन वाला, नॉर्मली उससे कम ही आता है, ठीक है, क्योंकि सिंक का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होता ही है। तो और क्या याद रखने वाली चीज़ है कि कार्नोट इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड लिया जाता है वो क्या होता है आपका, एक आइडियल गैस होता है, ठीक है। और कार्नोट साइकिल जो होता है इस इंजन का वो कैसा होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है, ठीक है। तो ये इट वॉज ऑल अबाउट व्हाट, कार्नोट इंजन। इसके बाद रेफ्रिजरेटर है और यही आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपके PYQ हैं, ठीक है। तो
जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, मैंने वही इंक्लूड किया है। तो देखो रेफ्रिजरेटर क्या होता है आपका, एक तरीके से रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था आपका, एंट्रोपी के बारे में था, ठीक है, कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाता है और एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हमेशा आपका 0 होता है, ठीक है। हेयर अनवांटेड हीट इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू डिस्चार्ज इनटू अनदर प्लेस। अच्छा ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है आपका, सेकंड लॉ पे काम करता है। और ये करता क्या है, ये क्या करता है आपका, हीट को एक जगह से लेता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है और उसको दूसरी जगह पे क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा था, एक में देखा था मैंने, तो इसमें याद रखना 4 कंपोनेंट होते हैं। इवेपोरेटर जो कूलिंग का काम करता है, ठीक है। कंप्रेसर होता है जो प्रेशर टेम्परेचर जिसकी वैल्यू कम होती है उसके हाई करता है, ठीक है। एक कंडेंसर होता है जो क्या करता है, आपको गैस को लिक्विड में चेंज करता है, ठीक है। और एक एक्सपेंशन वाल्व होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज को सेंस करता है, ठीक है। तो जिस तरीके से कार्नोट इंजन में हम एफिशिएंसी निकालते हैं, उसी तरीके से याद रखना है आप क्या कि रेफ्रिजरेटर में हम क्या निकालते हैं, आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है आपका, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है आपका Q2, यानी टोटल हीट जो आपका सिंक को दिया गया है वो वाला Q2 अपन में W, और W को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला इसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप ये दोनों फार्मूले क्या करना, याद रखना, ये दोनों फार्मूले क्या हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है आपकी, वो क्या है कि रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी था, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में और कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी थी, इनके बीच में रिलेशन पूछता है। तो वो आपका क्या आता है, ये अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, इट वाज ऑल अबाउट आपका थ्योरी, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो भी फॉर्मूला वगैरह नीडेड थे ये उसके बारे में है, और जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद PYQ है, सो चलो PYQ भी देख लेते हैं। अब आपने इतना देख लिया, आई होप सो ये 1 घंटे से तो थोड़ा ऊपर हो गया है, तो मैं जल्दी आपको PYQ करा देती हूँ। ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं बिकॉज आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है। मैं कोशिश करती हूँ 1-1.5 घंटे का ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी माइंड चीज़ों को तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका थकने लगता है। तो दैट इज़ वाई आई ट्राई टू। सो इसके बाद हम ये जो कुछ क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। आई मीन अगर इसके सारे और PYQ जो बचेंगे उसे मैं लास्ट किसी और अनदर सेशन में लूँगी, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है उसे कर लेते हैं बिकॉज इसे मैंने इंक्लूड किया है। बिकॉज इतनी थ्योरी कर ली है तो आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये कौन से एग्जाम में आया है नहीं आया वो मैंने साइड में लिखा है, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना ये किस एग्जाम में आया है किस एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। सो या द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, तो हमें पता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्या, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका हीट चेंज 0 होता है। जैसे ही हीट चेंज डेल Q 0 हो जाएगा, डेल S भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल S 0 हो जाएगा तो S क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, यानी एंट्रोपी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। तो ये एक तरीके की एडियाबैटिक को प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी ऑप्शन C क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज इजी, बस आपको थोड़ा सा इधर उससे उधर रिलेट करके थोड़ा सा करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कन्वर्जन पे बेस्ड था कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। तो मैंने आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताया था 9/5C + 32, C की जगह हम 37 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ये EMRS TGT में पूछा गया था आपका, ठीक है। अगला है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी प्रोसेस में फेज क्या होगा, चेंज होगा, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोसेस एक अगर फेज चेंज हो रहा है उसमें, लाइक सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है, या गैस से कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन रहा है, तो कहीं भी अगर फेज चेंज हो रहा है आपका, तो हमेशा याद रखना वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यानी वो एक तरीके का कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो इसलिए ऑप्शन B आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका कि एक, और ये किस में आया था आपका, ये यूकेपीएससी लेक्चर का एग्ज़ाम जो होता है उसमें मेंस में आया था और KVS में आया था, PGT में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि
इन एन एडियाबैटिक चेंज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज, यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें बतानी थी एडियाबैटिक चेंज में। हमें ये भी पता है एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट चेंज आपका कितना होता है 0, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू, ये मैंने गलत लिखा है क्या, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी होता है, ये तो S होता है ना, S इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। जस्ट सेकेंड, लेट मी सी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपन M डेल्टा टी। ठीक है, मान लिया M आपका 1 ग्राम होगा, सेम है फॉर्मूला, ठीक है, यस। हाँ, तो मैंने क्यों बोला फॉर्मूला सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में M डेल्टा टी, चाहो तो आप M रख लो, ठीक है। सिंस आपका डेल क्यू ही क्या है 0 है, इसलिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। कब, एडियाबैटिक चेंज के केस में। तो स्पेसिफिक हीट भी आपका 0 आएगा, और एक तरीके से अगर एंट्रोपी भी पूछता तो वो एंट्रोपी तो कांस्टेंट हो जाता, लेकिन अगर एंट्रोपी चेंज पूछता तो वो भी कितना आता, 0 आता, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, और आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, इतना कुछ टफ था नहीं। तो एक बार थ्योरी अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया करो, ठीक है, और उसको 1-2 बार जम के रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाया करो, देखो कैसे नहीं बनता है। अभी तो मैं चलो ये कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, जब मैं पूरा एक PYQ सेशन लेके आऊँगी चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे कि एक थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने एक करा दिया है आपका ग्रेविटेशन पे पूरा, ठीक है, उसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने सारे PYQ करा दिया, क्योंकि मैंने उसकी थ्योरी क्लास ले ली है पहले ही 1-1.5 घंटे की, तो मैंने उसका PYQ सेशन भी ले लिया है, वो अप्रॉक्स आपका शायद 40 मिनट का है। उसी तरीके से इसका भी एक लेके आऊँगी मैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ PYQ करेंगे, वो भी आपका ऐसे 30-40 मिनट का होगा। अब ये देखो जो मैंने वो मैक्सवेल रिलेशन वाला नहीं, ये एडियाबैटिक केस वाला है, ठीक है, ये UKPSC लेक्चरर में पूछा था और आपका KVS में भी पूछा था। क्या है इसमें देखो बहुत ध्यान से, ऐसा कुछ है नहीं, बस देखो एक मोनो एटॉमिक गैस है, सीधी सी बात है, अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोनो एटॉमिक यानी सिंगल है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा 3, बाकी रोटेशनल वाइब्रेशनल 0 हो जाएगा। और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम रूम टेम्परेचर लेके चलेंगे, ठीक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, तो मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल गैस है, जो कि कंप्रेस हो रहा है एडियाबैटिकली, ठीक है, सच दैट इट्स वॉल्यूम V इज रिड्यूस टू 8/27 V, यानी कि वॉल्यूम का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8/27 आ रहा है, एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी पहले टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन बनाएंगे तो 300 केल्विन आएगा, और T2 क्या है, T है, ठीक है, तो वही T पूछा है। इसने बोल दिया है कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ठीक है फिर एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक के इतने सारे रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक का ही कोई एक रिलेशन यूज़ कर लेंगे जिसमें T और V आ रहा है। तो मैंने आपको ऊपर कराया था 3 रिलेशन थे, PV, TV और एक TP वाला, तो हम TV वाला यूज़ करेंगे। TV क्या है आपका, TV की पावर गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमें दो लेना है, तो एक T1V1 ले लिया, एक T2V2 ले लिया, T2/T1 इधर लाए, V1/V2 इधर लाए, गामा-1 V1/V2 मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, ये V1/V2 कितना है 27/8, ठीक है, तो यहाँ पे 27/8 आ गया। गामा क्या हो जाएगा आपका, मोनो एटॉमिक के केस में कितना होगा, 5/3 होगा, ठीक है, तो 5/3 हो गया, और माइनस का 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, और ये अंदर वालों को हमने क्यूब बना लिया, तो वो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू, जो कि क्या है T है, तो यहाँ से T1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो कि 300 केल्विन है, तो इतना आ गया 675 केल्विन, लेकिन ये केल्विन है, ठीक है। और हमको जो ऑप्शंस गिवन है वो कैसे गिवन है आपके, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शंस कैसे गिवन है आपके, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसको भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में लाना होगा। तो डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें से -273 कर दोगे, तो आंसर 402 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप आसानी है ना, बस करना क्या है आपको कि वो रिलेशन यूज़ करना था, जो एडियाबैटिक में 3 रिलेशन थे वो याद रखना, क्योंकि कहीं ना कुछ तो लगा के वो पूछ ही लेंगे, ठीक है। और ये आपका किस में था, UKPSC लेक्चरर का था और KVS PGT में था, ठीक है। अगला देखो यहाँ क्या है आपका, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैसेज, अच्छा CP/CV की वैल्यू पूछा है, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट,
ठीक है, यानी CP/CV, जो कि क्या होता है, गामा होता है। ठीक है, एक और चीज़ क्या याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1+, आप ये भी याद रखना, ठीक है, गामा का फॉर्मूला F के टर्म में, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, के टर्म में 1+2/F हो गया। डाई एटॉमिक के केस में मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशनल 3 होता है और रोटेशनल कितना होता है, 2 होता है, और वाइब्रेशनल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ रूम टेम्परेचर पे ही है, तो कितना आएगा, 5 आएगा। मैंने पीछे कराया था, आप पीछे जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से F 5 आ गया, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, तो F की जगह 5 रखा, तो सॉल्व किया तो 1.40 आया। ठीक है, इसके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से C वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, यहाँ पे भी हमने मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना लेकर आए थे, 5/3। आपको अगर देखना है कि ये कैसे आया तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ठीक है, देखो नीचे चलते हैं, यहीं करा देती हूँ मैं कि वो गामा की वैल्यू 5/3 कैसे आया। ठीक है, देखो यस, मैंने आपको वहाँ मोनो एटॉमिक था तो वहाँ सिर्फ क्या होने वाला है, ट्रांसलेशनल मोशन होने वाला है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल तो 0 हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ 1+2 एक सेकंड है, यहाँ पे 1+2 यहाँ F की जगह क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 × 3 + 2 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, तो वही तो था यहाँ पे, गामा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 5/3 था। ठीक है, तो आई होप आपको निकालना भी आ गया होगा और इतना तो याद रह जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने ये 6 क्वेश्चन आपके इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक पूरा PYQ सेशन लाऊंगी क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और पर आपको ये एक बार आप थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छे से दोहरा लेना। और यस, आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए होंगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा। ठीक है, ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पेड नोट्स हैं आपके, तो आप अगर आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप YT वीडियो से भी काम चला सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।